दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद देव एंड विमल सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एसएससी जीडी के हिंदी का प्रैक्टिस सेट 13वां शुरू करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न हमारा है, सन्यासी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी भोगी, ऑप्शन सी गृहस्थ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सन्यासी का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? तो पहला ऑप्शन राजा। राजा का विलोम होता है रंक, दरिद्र। और सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। ऑप्शन नंबर इसका होगा श्री। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सन्यासी का विलोम होगा गृहस्थ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए अंशुमाली, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी शशि, ऑप्शन डी घोटक। तो चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची इनमें से है शशि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें सी सही जवाब है। अब देखते हैं चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची। तो चंद्रमा के कुछ अन्य पर्यायवाची हैं चांद, चंद्र, हिमांशु, सुधांशु, राकापति, शशि, रजनीपति, मयंक, राकेश और मृगांक। तो इनमें से आपको मृगांक, जो मृगांक है और ये हिमांशु, ये दो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा मृगांक चंद्रमा का पर्यायवाची ये इस बार एसएससी जीडी में ज़्यादा आने की संभावनाएं मृगांक की हैं। तो मृगांक किसकी पर्यायवाची है? तो यह चंद्रमा का पर्यायवाची है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो कभी बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं? तो जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, अजर। और ये अमर, जिसकी कभी मृत्यु न हो तो वो अमर है। और जो कभी बूढ़ा न हो वो अजर, जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, घोड़े बेचकर डैश। उपरोक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी घूमना, ऑप्शन सी खाना, ऑप्शन डी रहना। तो यह मुहावरा आपने ज़्यादातर सुना होगा, लोग कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। तो घोड़े बेचकर सोना, यहाँ पर ऑप्शन ए भरा जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए श्री राधा, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी इतिश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का अर्थ होता है कि किसी कार्य को आरंभ करना। तो इसका विलोम होगा किसी कार्य को समाप्त करना, अर्थात इतिश्री। तो किसी कार्य को समाप्त करना उसे इतिश्री कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। तो श्री गणेश का विलोम शब्द होगा इतिश्री। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। ऑप्शन ए अनुकरणीय, ऑप्शन बी अलौकिक, ऑप्शन सी अनिवार्य, ऑप्शन डी अनिर्वचनीय। तो जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न वाक्यांश के लिए सही एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जो कल्पना से परे हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कालातीत, ऑप्शन बी काल्पनिक, ऑप्शन सी प्रामाणिक, ऑप्शन डी कल्पनातीत। तो काल्पनिक का विलोम आपको कमेंट में लिखकर बताना है कि काल्पनिक का विलोम क्या होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है। तो इनमें से जो कल्पना से परे हो अर्थात कल्पनातीत, जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत। ऑप्शन नंबर होगा इसका डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। जो कल्पना से परे हो अर्थात उसे कल्पनातीत कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यह बिल्कुल आसान सा, लेकिन इसे गलत सब कर देते हैं कि क्षय किस प्रकार लिखा जाएगा। क्षय इसे इस प्रकार लिखा जाएगा क्षय। तो इस तरह के प्रश्न जो बिल्कुल आसान और ज़्यादातर गलत हो तो उनके आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये प्रश्न वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस बार के एसएससी जीडी के लिए।
तो ये शुद्ध वर्तनी वाले इनमें से शब्द कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी। तो 8 का बी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें से 6 इस तरह के जो बिल्कुल सरल शब्द हों और उनके गलत होने की ज़्यादा संभावना हो, वही प्रश्न ज़्यादातर अब आते हैं। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन जरूर देखने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, उसके प्राण पखेरु चले गए में रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त तो शब्द क्या होगा? चले इसके स्थान पर क्या होगा? तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए होना चाहिए। तो उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तो चले गए यहाँ पर होना चाहिए उड़ गए। तो ऑप्शन नंबर होगा ए। चले के स्थान पर होगा उड़, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ऑप्शन नंबर होगा ए करेक्ट ऑप्शन। तो 9 का होगा सही ए ऑप्शन, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। श्याम ने बर्फी खाया, तो खाया इसमें रेखांकित स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? पहला ऑप्शन है खा, ऑप्शन बी है खाली, ऑप्शन सी खाए, ऑप्शन डी खाई। तो इस तरह के प्रश्न जब आपको न समझ में आए तो जो रेखांकित स्थान है इसके स्थान पर ये ऑप्शन भर के पूरा वाक्य पढ़ो तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा इसमें भरना है। जैसे श्याम ने बर्फी खा, ये नहीं हो सकता। श्याम ने बर्फी खा ली और श्याम ने बर्फी खाए, और चौथा होगा श्याम ने बर्फी खाई। तो आपको खुद पता चल जाएगा इसमें से कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। तो श्याम ने बर्फी खाई, तो खाए के स्थान पर होगा खाई, ऑप्शन नंबर इसका होगा डी। श्याम ने बर्फी खाई, तो इसमें ऑप्शन सही होगा डी, करेक्ट ऑप्शन है डी, श्याम ने बर्फी खाई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए बढ़ा चढ़ाकर कहना, ऑप्शन बी अत्यधिक विस्तृत होना, ऑप्शन सी दृढ़ संकल्प लेना, ऑप्शन डी तुच्छ होना। द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ इनमें से होगा अत्यधिक विस्तृत होना, ऑप्शन नंबर इसका सही है बी। द्रौपदी का चीर होना अर्थात अत्यधिक विस्तृत होना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है? ऑप्शन ए मैं उसे चुप रहने को कहता रहा पर उसने एक नहीं सुनी, ऑप्शन बी पोत नष्ट हो गया पर यात्रियों, यहाँ पर देखो यात्रियों की जगह है यात्रियों, तो इसमें पूछा गया अशुद्ध वाक्य कौन सा? तो आपको दूसरा ऑप्शन ही पता चल गया कि यात्रियों होना चाहिए, ना कि यात्रियों नहीं। यहाँ पर त्रा में छोटी की मात्रा होना चाहिए, यात्रियों होना चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो आगे सी ऑप्शन है वह है उस स्कूल में पढ़ा जो उसके गांव के निकट था, ऑप्शन डी है पृथ्वी गोल है और हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं। तो आपको पहले ही पता चल गया था कि इसमें सही ऑप्शन है बी। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी करेक्ट ऑप्शन। इसमें अशुद्ध वाक्य है बी, पोत नष्ट हो गए पर यहाँ पर होना चाहिए यात्रियों की जगह यात्रियों को बचा लिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, आवाहन का विलोम शब्द है? ऑप्शन ए अवरोह, ऑप्शन बी अनुवर, ऑप्शन सी विसर्जन, ऑप्शन डी अनाहार। जैसे आपने किसी भी पूजा में देखा होगा कि पहले आवाहन मंत्र किया जाता है शुरू में और अंत में विसर्जन मंत्र किया जाता है। तो आवाहन मतलब बुलाना, विसर्जन विसर्जन करना। तो आवाहन का विलोम होगा विसर्जन, तो ऑप्शन नंबर इसका होगा सी करेक्ट ऑप्शन है। आवाहन का विलोम शब्द होगा विसर्जन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, धन का पर्यायवाची जो शब्द नहीं उसे चुनिए। तो धन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? तो धन के पर्यायवाची हैं द्रव्य, संपदा, दौलत। ये जो द्रव है ये लिक्विड, द्रव धन का पर्यायवाची नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो धन के जो पर्यायवाची हैं द्रव्य, संपदा और दौलत, द्रव धन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें पूछा गया है जो शब्द नहीं है उसे बताना, तो द्रव धन का पर्यायवाची नहीं, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है? तो विशेषण पहले देखते हैं। विशेषण वह है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो पहला ऑप्शन है नीना खाती है।
दूसरा ऑप्शन है शीला सोती है, तीसरा है सीता के लंबे बाल हैं, चौथा है करीम खेलता है। तो विशेषण देख रहे हैं इनमें से किसमें विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो नीना खाती है, तो खाना क्रिया है और नीना संज्ञा नाम है। शीला इसमें भी नाम और सोती है ये क्रिया हो गई। लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें सीता के लंबे बाल हैं, तो सीता संज्ञा जो कि नाम है और बाल, तो सीता के बालों की विशेषता क्या है कि वो लंबे हैं, तो इसमें विशेषण शब्द है लंबे, तो इसमें विशेषण का प्रयोग ऑप्शन सी लंबे, तो इसमें ऑप्शन सी में विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी, ऑप्शन नंबर करेक्ट है इसका सी, सीता के लंबे बाल हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कभी कभी अब जीडी में एक दो क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम विशेषण इस तरह से एक क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सभी शिफ्टों में नहीं आएगा, कभी किसी एक शिफ्ट में आ सकता है। तो इस तरह के भी प्रश्न आपको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ पढ़ेंगे। पैराग्राफ है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी, मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि साहित्य और समाज के बारे में चर्चा हुई इस पैराग्राफ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन साहित्य और समाज से बन रहे हैं। अभी आगे देखते हैं साहित्य कौमा, तो पहला आपको पता चल गया होगा कि इसमें समाज ही आएगा क्योंकि साहित्य और समाज की बात हुई। तो साहित्य कौमा समाज, तो ऑप्शन नंबर पहले में होगा समाज, तो एक का सही ऑप्शन है डी। साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है, साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है, साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जब कभी भी ऐसा पैराग्राफ है कि यह उसका शरीर है तो वह है, तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन यही है, यह उसका शरीर है तो वह उसकी आत्मा होगी। तो यहाँ पर साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है, तो अब दूसरे का होगा सी, तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं, ऑप्शन है उन्नति प्रोन्नति अवनत उन्नत, तो जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत, तो तीसरे में भरा जाएगा डी, समृद्ध एवं उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही। यह चौथा ऑप्शन देखते हैं जनमंच जन सामान्य जागरण जनमन, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से, तो चौथे में होगा ऑप्शन नंबर बी, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से। अगले ऑप्शन देखें दास्ता दहशत देश का लक्ष्यता, तो यहाँ पर होगा यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है, तो 5 में होगा सी। अब ये जो हमने इनमें विकल्प भरा है ये देखते हैं पूरा सही है या नहीं, तो इन्हें चेक करने के लिए पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह अकारण नहीं कहा था कि साहित्य समाज का दर्पण है, निसंदेह साहित्य और समाज का अटूट संबंध है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब भी है और मार्गदर्शक भी, मानव समाज का हित चिंतन और उसका पथ प्रदर्शन करना साहित्य का लक्ष्य है, साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है, साहित्य समाज की चेतना को विकसित करता है, साहित्य वह है जिसमें समाज अपना चेहरा देखता है, साहित्य ही वह है जो समाज की शोभा, उसकी यश संपन्नता एवं मान मर्यादा को प्रतिबिंबित करता है। यदि समाज शरीर है तो साहित्य उसकी आत्मा है। जिस समाज का साहित्य जितना समृद्ध एवं उन्नत होता है वह समाज उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। समाज का नव सृजन करने वाला
साहित्य एक सशक्त माध्यम तो है ही, यह जन सामान्य के सम्मुख बहुत ही सहज ढंग से देश काल की सभ्यता और संस्कृति को भी प्रस्तुत करता है। तो पैराग्राफ पढ़ने से पता चल गया कि हमने जो ये ऑप्शन भरे ये सभी सही है। यदि दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।